हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेड एकेडमी। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बट इस एक्ट को समझने से पहले इसकी बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि 1858 के अंदर इस एक्ट को लाने के पीछे का रीज़न क्या था। देखिए, ऑलरेडी अगर आपने पूरे इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की वीडियो को देखा होगा तो मैं इससे पहले जो एक्ट्स आए थे उसके प्रोविजंस डिस्कस किए हुए हैं, उसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं बस एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ इसकी बैकग्राउंड पे कि क्यों ये एक्ट इस समय आया। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था तो वहाँ पे एक प्रोविज़न ये था कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंपनी मोनोपोली ऑन ट्रेड, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। सबसे पहले 1813 में एक प्रोविज़न ये आया कि टी एंड चाइना के ट्रेड को छोड़ करके अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे ब्रिटिश कंपनीज भी ईस्ट इंडीज़ के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आपने देखा कि पहले तो उनकी मोनोपोली हटाई गई, बस इन दोनों जगह पे मोनोपोली छोड़ दिया गया था। फिर आता है 1833। 1833 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी टी और चाइना, ये भी ख़त्म कर दिया गया। और मतलब क्या कि 1833 में अब और भी ब्रिटिशर्स जो कंपनी थे वो आकर के फ्रीली ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, एकदम ट्रेड कर सकते थे फ्रीली। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि ब्रिटेन में और भी कंपनीज प्रेशर बना रही थी ब्रिटेन के क्राउन पे, ब्रिटेन के पार्लियामेंट पे, कि दूसरी कंपनीज को भी मौका दिया जाए कि वो ट्रेड कर सके, ना कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। बैकग्राउंड में आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल कर रहे थे, क्योंकि आए तो थे ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने, धीरे धीरे फिर उन्होंने टेरिटरी की पोजीशन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही माध्यम से या उन्हीं के बिहाफ पे इंडिया को रूल कर रहे थे कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसलिए अगर आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो मैंने कहा था कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट था कंपनी रूल और दूसरा पार्ट था क्राउन रूल। क्राउन रूल शुरू हो जाता है 1858 से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होता। और कंपनी रूल शुरू होती है 1773 से लेकर के 1857 तक रेगुलेटिंग एक्ट से। मतलब क्या कि तब तक कंपनी की कहानी चल रही थी। बट ठीक है, ये सब तो एक बैकग्राउंड में चल ही रहा था कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हटा रहे थे एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आप देखेंगे कि 1833 के बाद उन्हें प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया गया था। मतलब है कि अब वो ब्रिटिश की जो पोजीशन है, एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक जो कंपनी की तरह ये वर्क कर रही थी उस वर्किंग ऑलरेडी 1833 में छीन लिया गया था। ये भी आपने देखा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब जो था, कहते हैं ना कि फाइनल नेल इन द कॉफिन, एक फ्रेज है बहुत अच्छा, जो आखिरी चीज़ थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली डिसबैन करने के लिए, वो बैकग्राउंड के अंदर आपको नज़र आती है। कब? भारत ने 1857 में एक रिवोल्ट देखा ब्रिटिश के खिलाफ। आप सभी को पता है, इसे सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स के अत्याचार से या उनकी पॉलिसी से परेशान हो करके 1857 में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्ट शुरू होता है आगरा से ले करके दिल्ली तक पहुंचती है कहानी। सप्रेश कर दिया जाता है, वो एक अलग बात है। तो सिपॉय म्यूटिनी होती है, जिसे हम लोग रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं। और यही जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा रिवोल्ट, एक ऐसा इंस्टिगेटिंग पॉइंट था कि ब्रिटिश में बैठे हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन, ब्रिटिश में बैठे बैठे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट पे एक प्रेशर बनाना शुरू किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब इंडिया के अंदर रूल करने के लायक नहीं है, पहली बात। और इवन ब्रिटिशर्स को अब ये समझ में आया कि अगर 1857 का रिवोल्ट बहुत ही लार्ज स्केल पे होता तो इंडिया की जो पोजीशन है, ब्रिटिशर्स ने जो उसे कॉलोनाइज कर रखा है, वो उनके हाथ से ऑलमोस्ट जाने ही वाली थी। लेकिन वो इतना इंटेंसिफाइड ये रिवोल्ट नहीं था जिसके कारण बच गया। और कहा, अब उन्हें भी एक डर हो गया, एक फियर आ गया कि अगर फ्यूचर में इस तरीके का रिवोल्ट होता है तो फिर इंडिया गई अपने हाथ से। तो इन्हीं सब बैकग्राउंड के चलते ब्रिटेन के पार्लियामेंट को एक मौका मिला कि वो इंडिया पे जो रूल कर रहे हैं उसको और सशक्त बनाया जाए। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो रूल किया जा रहा था इंडिया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली डिसबैंड कर दिया जाता है कि अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी और सारा पावर ब्रिटेन की क्राउन जो है वो अपने हाथों में ले लेती है। कि मतलब कि अब इंडिया इज डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन, नॉट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? तो इसी को हम अब प्रोविज़न में देखेंगे। यहाँ तक आपको बैकग्राउंड क्लियर है? तो आइए डिस्कस करते हैं कि 1850 एक्ट का एक्ट के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न देखिए, पाल्मर स्टोन, ठीक है, पाल्मर स्टोन उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बट ये वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, वो दूसरा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एक बिल लेकर के आए थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया था। लेकिन अपोजिशन हुई और पाल्मर स्टोन को रिज़ाइन करना पड़ गया किसी दूसरे कारण से, तो वहाँ पे संसद भंग हो गई और ये बिल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद लॉर्ड स्टैनली ने एक अनदर बिल था, मतलब सारे कंटेंट सेम थे, इंट्रोड्यूस किया और उस बिल का नाम क्या था? एन एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। ये ऑफिशियल नेम था कि गुड गवर्नमेंट, इंडिया में गुड गवर्नमेंट के लिए एक हम एक्ट पास कर रहे हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, ठीक है। इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये पास हो गया। नाउ फर्स्ट प्रोविजन क्या था इस एक्ट का? It disbanded the East India Company and transferred the power to rule India from East India Company to ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसबैंड कर दिया गया और ट्रांसफर कर दिया गया कि अब इंडिया इज रूल्ड बाय नॉट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, नाउ इंडिया इज गोइंग टू बी रूल्ड बाय द डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश क्राउन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है इस एक्ट की वो ये है, इट क्रिएटेड अ पोस्ट नेम्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया मतलब क्या कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया को रूल करेगी, बट उनका जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। और ये मेंबर खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर हुआ करते थे। ही यूज्ड टू बी द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर? तो मतलब कहने का मतलब है कि ही विल एक्ट एज द पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हेड ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर आज आप प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरह है। अगर हम भारत देश के प्राइम मिनिस्टर को आज देखें तो आप समझ सकते हैं कि एट द सेम टाइम वही जो प्राइम मिनिस्टर सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वही सारे फंक्शंस उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट प्रोविजन वाज इट एंडेड द डुअल गवर्नमेंट। इट एंडेड द डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब ये डुअल गवर्नमेंट आपको अगर ध्यान में होगा तो आप समझ जाएंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। डुअल गवर्नमेंट मीन्स आपको पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए और इकोनॉमिक फंक्शन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। यस और नो? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली इट एंडेड का मतलब है कि ये दोनों जो बॉडीज़ थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तो दैट मीन्स इट इज़ द एंड ऑफ द डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट
इट कंस्टिट्यूटेड अ काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, एक 15 मेंबर की 15 मेंबर्स टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई गई थी 15 मेंबर की। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी कि ये सिर्फ एडवाइस करेगी। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वो आज भी एग्जिस्ट करेगी। वो मतलब है कि देश हमारा जब तक आज़ाद नहीं हो जाता तब तक, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो भी एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरा मतलब ये काउंसिल को रिप्लेस करके लाया गया, एक नया काउंसिल इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एसिस्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वायसराय ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नर जनरल की पोस्ट हुआ करती थी उसको चेंज कर दिया गया, अब उसका नाम क्या रखा गया? वायसराय ऑफ इंडिया। एंड लॉर्ड कैनिंग became फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट। और ये बेसिकली गवर्नर जनरल, अब कंफ्यूजन ये होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़्यादा पावरफुल है या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि वायसराय ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको ये समझना होगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। आप वायसराय को ऐसे समझ सकते हैं कि इट एक्ट लाइक, आज जो भारत देश में आप प्रेसिडेंट देख रहे हैं ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर आज आप गवर्नर जो देख रहे हैं वो है, मतलब कि दे आर द नॉमिनल हेड कह सकते हैं आप, बट रियल पावर इज वेस्टेड ऑन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रियल पावर होती थी। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है। अब फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, ये भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिएगा। जिन्होंने एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था वही हैं लॉर्ड स्टैनली, वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर?